नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खास खबर हमारे स्टेचर पे होता है और उसकी चीरफाड़ करते हैं हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा। चलिए, आज एक और जो है विशेष खबर हमारे साथ है। बिहार से जुड़ा हुआ नीतीश कुमार मंत्र लगाने में लग गया है। इस मंत्र से पूरा जो है बिहार की राजनीति उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। होता है ना कि आप बहुत सारा देखे होंगे, अलग अलग लोग मंत्र लगाते हैं और मंत्र तंत्र की विद्या से सभी पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो मंत्र है वो उनके तीर को गति प्रदान कर दिया है और उस तीर से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को साधने में लग गया। कौन सा मंत्र है सर? किस किस को साथ देंगे? नीतीश कुमार को लगा 15 साल जानने में, आप तुरंत जान लीजिए कौन सा मंत्र है। साधना कीजिए। अभी तो लगता है कि दूसरा तीसरा साल आपको चल रहा है पत्रकारिता का, तो कुछ और साधना कीजिए, तब जानिएगा। 6 महीना हुआ है। 6 महीना हुआ है, बताइए। और 6 महीने में इनको जाना है कि मंत्र क्या नीतीश कुमार 15 साल में जाना है। देखिए, इसे बताने से पहले मैं बता दूं आपको कि एक मनोविज्ञान है, सिंपल जी। कहा जाता है कि व्यक्ति अगर अपने शत्रु को पहचान ले जी तो फिर वो जीत सकता है जी। राम को नहीं पता था जी कि आखिर रावण क्या है जी। एक राजा है जो उन्हें बताया गया था, एक दूर साम्राज्य का राजा है, बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन ये नहीं पता था कि रावण की कुछ कमजोरियां भी हैं जी। तीर उसकी नाभि में मारना है जी, ये तो नहीं पता था। नहीं पता। राम को ये पता था कि रावण के 10 सर हैं जी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक ऐसा भी सर उसमें है जो बहुत बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, जो अखंड ज्ञानी है जी। 10 जो सर हैं उसमें से एक ऐसा है। इसके अलावा रावण के बारे में बहुत सारी चीजें राम को नहीं पता थी, जो वहां जाने के बाद पता चला जी। राम को लगा कि रावण जो है वो चरित्र का, उसका चरित्र उतना बढ़िया नहीं होगा जी। लेकिन जब वो वहां गए तो उन्हें पता चला कि नहीं, वहाँ के साम्राज्य के लोग वाकई रावण के जो एक राजा का व्यवहार था उससे खुश थे जी। उसने व्यक्तिगत तौर पर केवल राम का अनिष्ट किया था जी, राम के साथ गलत किया था जी। लेकिन बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि कैसे उसने सीता को अपने साथ रखा, लेकिन कुछ गलत अनैतिक नहीं किया जी। तो उसके व्यवहार की वो खूबियाँ थी बिल्कुल। लेकिन कमी बहुत जघन्य थी जी, जिसकी वजह से उसे मृत्यु के घाट उतारना पड़ा राम को। लेकिन राम जीत क्यों पाए? राम तब जीते जब राम को यह पता चला कि रावण है क्या जी, पूरी तरह से, नॉट कि 99% 100% जब वो जान गए कि रावण क्या है, उसकी खूबियाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं, यानी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और कौन सी बुरी चीज़ें। इससे आपको क्या ज्ञान होता है जी? अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले अपने अपोनेंट को, अपने दुश्मन को पहचानिए। बिल्कुल। और दुश्मन को जानने से भी पहला आज के ज़माने में, कलयुग में है वो, तो उस समय की बात आपको मैं बता दी ना, कौन दुश्मन है ये जानिए बिल्कुल। इर्द गिर्द रहने वाले लोग। अक्सर आपको लगता है कि आपके साथ रहने वाला आपका मित्र है जी। आपको लग सकता है कि वो आपके साथ उसने समय बिताई है, सब कुछ ठीक होगा जी। लेकिन जब आपको एहसास होता है कि वो भी शत्रु था जी, तब क्या होगा? और ऐसे नहीं, राजनीति में तो आप ऐसा कह नहीं सकते कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। बिल्कुल, ये सब कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। और वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए सबसे जो बड़ा सवाल है वो क्या है जी? कि कौन उनका मित्र है और कौन उनका शत्रु है। मैं मित्र से भी ज्यादा फोकस करूंगा शत्रु पर जी। नीतीश के मित्र कोई नहीं है बिहार राजनीति में, क्योंकि सबको नीतीश ने कभी ना कभी झटका दिया है। अब बात यहाँ ये उठती है कि नीतीश अगर चाहेंगे तो किसी को शत्रु बना सकते हैं अपने हिसाब से, ये उनकी ताकत है जी। वो थोड़ा सा नजर पलटेंगे, कोई शत्रु बन जाएगा जी। वर्तमान स्थितियों में चिराग पासवान नीतीश कुमार के एक बड़े शत्रु हैं जी। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड शत्रु है जी, जनता ने बना दिया, ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड शत्रु जी। इसके अलावा भाजपा वो शत्रु है जो साथ रहकर मित्रता की आड़ में शत्रुता कर रही है जी। तो इन 3 शत्रुओं को साधने के लिए नीतीश कुमार को इन तीनों की शक्ति और कमियों के बारे में पता होना चाहिए जी। और अक्सर आप युद्ध की नीति के बारे में जानिएगा तो सबसे कमजोर, अगर एक की लड़ाई हो रही है, एक अकेले की, तो सबसे पहले आप सबसे कमजोर जो उसमें होता है, आप उसको, शत्रु को पहले फोकस करना चाहेंगे, देखना कि आखिर इस हिसाब से आपको, देखिए कमजोर व्यक्ति से लड़िएगा तो आपकी व्यक्तिगत हानि कम होने की भी गुंजाइश है जी। ज़्यादा कहा था कि अगर हाथी से हाथरस कीजिएगा तो जानो जाता है। इससे बढ़िया गधा घोड़ा से, कुत्ता बिल्ली से ट्राई करता है नहीं जी।
तो मैं किसी को कुत्ता बिल्ली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार वर्तमान राजनीति में हाल तो वैसा ही हो गया चिराग जी का। चिराग पासवान से पहले वो भिड़ना चाहते हैं, इसके बाद आगे चल के एक एक करके भिड़ेंगे, फिर 5 साल बाद तो भिड़ना ही है सभी लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज उनकी लड़ाई उस 9% से है, 8-9% के बीच में जो मामला पिछली बार फंसाया था। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ असंभव एक शब्द प्रयोग किया था उन्होंने कि नीतीश को एक्सेप्ट कर पाना दोबारा असंभव है, असंभव है बिल्कुल। इसलिए हम नीतीश के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस बार भाजपा को लेकर आएंगे और उसके लिए हम कमल खिलाएंगे और हम तीर को बुझाएंगे। लेकिन कमल खिलाने और तीर बुझाने के इस दोनों के दरमियान उन्होंने लालटेन जला दिया तो और चाहते ना चाहते में उनसे ये हुआ। और चिराग है, चिराग लालटेन बिल्कुल। और देखिए, इस बैना के चिराग से लालटेन तो जल गई, लेकिन नीतीश कुमार के मन में ये बात अटक गई कि चिराग ने मुझे डैमेज करने से ज्यादा राजद को फायदा पहुंचा दिया। और जब इसे आप इस तरह से देखते हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए भाजपा ने पीछे से शायद तेजस्वी माफ के चिराग को लाया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाजपा को जब इस बात का एहसास कराया जाएगा कि चिराग की वजह से लालटेन जली है, तो भाजपा ऑटोमेटिकली दूरी बना लेती है। और मैं आपको बता दूं कि जो 26 लोग इनकी पार्टी से उस दिन अलग हुए थे, एक बड़ा आरोप लगाया था जिस तरफ मेरा भी इशारा था शुरू से। हाँ, ये बात जरूर बात है कि मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए मैंने कभी इस बात को जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों से मेरी बात होती रहती थी। बिल्कुल। चिराग पासवान की राजनीतिक रणनीति बिहार में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी। एक बैग वो झटका देकर उन्होंने नीतीश के खिलाफ रणनीति शुरू कर दी थी। उससे पहले उनको नीतीश की वही बातें अच्छी लगती थी, बाद में वो मुखर हो गए। सीधी तौर पे इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चिराग पासवान नीतीश के किसी बड़े दुश्मन के साथ थे। और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दुश्मन बिहार के संदर्भ में और बिहार के बाहर के संदर्भ में भी, जिसे उन्होंने अपने साधने से हटाया था आरसीपी की वजह से, प्रशांत किशोर। वो व्यक्ति जो यहाँ से गया था और जिसने प्रतिज्ञा की थी नीतीश को वो कुर्सी से हटा कर रहेगा। क्या हुई? उन परिस्थितियों में जब हम पहुँचते हैं तो हमें एहसास होता है कि नीतीश कुमार के लिए ये अध्याय बहुत पहले ही प्रशांत किशोर ने लिख दिया था। और उससे होता क्या है कि कई सीटों पर हमने देखा कि नीतीश कुमार के अलावा भाजपा को भी डैमेज करने की प्रयास चिराग पासवान ने किया था। बिल्कुल। और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर से भाजपा भी कितनी खार खाती है आपको पता ही है। और इन दोनों कारणों से क्या हुआ कि नीतीश कुमार और भाजपा दोनों ने चिराग पासवान से नाता तोड़ लिया। वरना ऐसा नहीं होता। जिस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चिराग पासवान बार बार अड़े हुए थे, जिस भाजपा को बिहार में मजबूत करने की एजेंडे पर चिराग चले थे, बड़ा भाई बनाने की भूमिका में, जो बन भी गया, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना संभव नहीं था भाजपा के लिए। और चिराग पासवान को लेकर भी दरवाजे नहीं खुले नरेंद्र मोदी के, हनुमान बोलने के बावजूद। ये साबित करते हैं कि वो चैप्टर अभी क्लोज्ड है। और ऐसी स्थिति में जो 8% नीतीश कुमार को इस बात का इल्म है कि हो सकता है भाजपा भी इसके पीछे, हो सकता है कि बहुत सारी रणनीतियां पीछे में हो, लेकिन एक बात उन्हें पता है कि ये जो 8% वोट बैंक है महादलित का, या आप कहेंगे पासवान का, बिल्कुल, जो रामविलास पासवान के पास है, वो नीतीश को डैमेज आने वाले चुनाव में फिर करेगा अगर चाह देंगे तो दोस्ती तो हो नहीं सकती है, नीतीश का ईगो तो बड़ा है। तो वैसी परिस्थिति में इस जो वोट बैंक है इसको साधा जाएगा, इसको कंपनसेट किया जाएगा। और वो कैसे होगा? कभी लवकुश से, कभी कुशवाहा से दोस्ती, कभी नरेंद्र सिंह से दोस्ती, कभी अन्य लोगों से दोस्ती। और इन दोस्तियों से, छोटी छोटी दोस्तियों से क्या होता है, नीतीश 1% 2% बढ़ते हैं। कल भी हमने देखा कि 42 से 45 हो गए। जमा खान को भी उन्होंने जोड़ लिया, सुमित सिंह को जोड़ लिया था। अब यहाँ के बाद एक रणनीति है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लोजपा किस जगह से चुनाव जीती है बिहार में? बेगूसराय के मटिहानी से। मटिहानी कौन सा इलाका है? सवर्णों का बहुलता है, और उस जगह से लोजपा जीत कर आई है। मतलब लोजपा की रणनीति थोड़ी लड़खड़ाई थी। बिल्कुल। और ऐसी जगह से वो जीत कर आ गई जहां से उसे उम्मीद भी बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि नीतीश कुमार को बहुत जगहों पर डैमेज किया, 8 मंत्री हारे हैं, कुछ छोटा मोटा बड़ा घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। लेकिन इस घटना के दौरान जब वो वापसी करते हैं चिराग पासवान, तो वो पटना जब आते हैं तो रुपेश सिंह के मामले पर बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मीडिया समक्ष थी और लगातार हमला किया था। चुप रहना ही अब इस वक्त चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी दवाई है। लेकिन कैसे चुप रह सकते हैं? राजनीति भी खत्म हो जाएगी।
अगर मान लीजिए भाजपा नहीं कुछ देती तो क्या होगा? भारत लाइव की टीम भी सवाल उठा रही थी। भारत लाइव की टीम में सवाल उठा के हमने भी सवाल उठा दिया जी। तो उस प्रेशर में उन्होंने बोला और बोलने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर जी। दिए। कानून व्यवस्था सवाल खड़े किए तो मांझी ने उस पर हमला कर दिया। और आपको मैं बता दूं कि जो कुशवाहा वाली रणनीति थी, उपेंद्र कुशवाहा से मिलना, लॉ कुश वाली रणनीति थी, इसके अलावा एक और रणनीति पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बहुत पहले संजय सिंह को राजपूतों को अपने पाले में करने के लिए कहा था। इसके अलावा आप देखिएगा तो जब एक बड़ा राजद में एक बड़ी टूट हुई थी, जब सीधे तौर पर रघुवंश प्रसाद अगेंस्ट हो गए थे, तो याद है कितना आग दिया था इसको जदयू ने? जी बिल्कुल। उनके बेटे को चुनाव लड़ने का ऑफर कर दिया, सारी बातें हुई। ये सब कुछ कैसे हुआ? एमएलसी बनाने की भी बात हुई और वो हो सकता है अभी भी। तो उन पर उस तरह से उन्होंने एक ऑफर दिया कहीं ना कहीं राजपूत समाज को समावेश करने का, क्योंकि भूमिहार समाज छटका है, सवर्णों को थोड़ा बहुत तो लाना ही पड़ेगा साथ में उन्हें। और ऐसे में रामविलास पासवान के धूर विरोधी माने जाने वाले नरेंद्र सिंह और उनके बेटे को सामने नीतीश कुमार ने कर दिया। महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के दिन सारे लोग जब पहुंचे, उसमें संजय सिंह का भी आयोजन था, और उसमें जब पहुंचे तो सुमित सिंह को भी एक स्थान मिला हुआ था और नरेंद्र सिंह का भी वेलकम था। और इस माध्यम से कहीं ना कहीं एक जो ये वोट बैंक है राजपूतों का, इसमें अपनी सेंधमारी बढ़ाने की उन्होंने कोशिश कर दी है। बिल्कुल। कर्पूरी को लेकर लड़ाई होती है, आप देखते हैं लगातार हर समाज सेवी को लेकर, हर राजनेता को लेकर पुराने लड़ाई बिहार में। ठाकुर की जयंती भी जी। और आप देखिए कि बिहार सरकार भी एक तरह से भुनाना चाहती है और विपक्ष भी भुनाना चाहता है। सभी लोग सभी कर्पूरी के ही वंश हैं और कोई उनको याद नहीं करता है दीना, बस खाली उनके बर्थडे के दिन याद किया जाएगा या उनके परिनिर्वाण दिवस के दिन, इन्हीं दोनों दिन इनको याद किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि बात हम जिस मुद्दे पर थे, कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जा रहा है उस 8% के वोट बैंक को। यहाँ एक छोटी सी कहानी मुझे बतानी है, जो कि मैंने भी 2-3 दिन पहले जानी है, पूरा रिसर्च में जब गया था तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा जानना कि आखिर नरेंद्र सिंह कैसे कट्टर विरोधी हो गए, नरेंद्र सिंह ने क्या किया है, आखिर उनके राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे ये चीजें हुई हैं। मेरे पास कुछ इनपुट्स हैं, मैं उस आधार पर आपको बताता हूँ। देखिए 8% को नीतीश कुमार को रोकना है, उसके लिए परसेंट करके जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जो नरेंद्र सिंह है, इनके पुत्र कौन है? सुमित सिंह चकाई के विधायक हैं। चकाई में वो निर्दलीय जीते हैं, नीतीश जी के खिलाफ लड़के जीते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद होगा अशोक चौधरी के माध्यम से उनको अपने यहाँ एंट्री कराई गई, अपना समीकरण साधने की कोशिश की गई थी। बताया था कि नरेंद्र सिंह जो है वो रामविलास पासवान, लालू और नीतीश कुमार के समकक्ष के नेता रहे हैं, उनके साथ नेतागिरी इन्होंने की है। और 2005 में जब लोजपा का माने बड़ा एक जीत हुआ था, उस वक्त बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे वो लोजपा के, और 29 विधायक इनका है तक इनके कमांड में जीत कर आए थे। जैसे अशोक चौधरी के माध्यम से कहा जाता है कि 2015 में इनके माध्यम से जीतकर 27 विधायक आए थे। इस तरह से जब इनके नरेंद्र सिंह के हाथ में थी कमान रामविलास के दौरान 2005 की बात में, तो 29 विधायक जीत कर आए थे। अब हुआ क्या? त्रिशंकु हो गया मामला, सरकार बन नहीं पाई, चाबी लेके चले गए, चाबी लेकर रामविलास पासवान भाग गए। लेकिन वो राजनीतिक रूप से बहुत सूझबूझ की सरकार, सूझबूझ का डिसीजन नहीं कहा जाता है। उस समय कहा गया था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि वो उनका शायद सबसे बेस्ट जो डिप्लोमेटिक डिसीजन था वो नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उनकी पार्टी में बड़ी टूट हुई। नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़े और साथ ही साथ इनके विधायकों की एक अच्छी खासी संख्या को लेकर चले गए थे जदयू में। और जब ये जदयू गए तो जदयू ने इन्हें रिवॉर्ड किया, इन्हें कृषि मंत्री बना दिया और नीतीश के साथ इनका कद काफी बढ़ा। लेकिन आगे चल के हमने देखा जब नीतीश कुमार का राजनीतिक जो मनमुटाव हुआ भाजपा से अलग होने के बाद और एक बड़ी हार 2014 में हुई, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मांझी को सामने ला दिया। मांझी जी उस वक्त इतने निरंकुश से हो गए थे कि कुछ ना कुछ रोज वो ऐसा बयान देते थे जिसकी वजह से परिस्थितियां बिगड़ती थी। आरसीपी सिंह को भी कई बार पीछे हटना पड़ा था कि ठीक है कायदे से तो आरसीपी सिंह का वो जगह था, लेकिन जब मांझी जी को दे दिया गया तो यह एहसास हो गया कि अब आरसीपी सिंह मांझी जी को उतार कर ही मानेंगे। तो कहा था कि नरेंद्र सिंह से अच्छा पड़ता था आरसीपी सिंह का उस वक्त, और नरेंद्र सिंह ही पहले उस बिल्ली के गले में घंटी बांधे। इन्होंने मांझी का जमकर विरोध किया, मनमुटाव दोनों के बीच में स्पष्ट हो गया और नीतीश जी से आग्रह भी किया कि आप अपने डिसीजन को एक बार पुनर्विचार कीजिए वरना हम चले। और उसके बाद ये नीतीश कुमार से अलग हुए और 2015 में जो चुनाव हुआ था आपको याद होगा, उसमें निर्दलीय यानी सुमित सिंह और इनके पिता नरेंद्र सिंह, इन दोनों व्यक्तियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और आपको बता दें कि सुमित सिंह का तो नहीं पता, लेकिन नरेंद्र सिंह ने जो सबसे करीबी व्यक्ति हैं नीतीश कुमार के रहे हैं उदय नारायण चौधरी, इनको हराने के लिए चुनाव लड़ा था। और उदय नारायण चौधरी को जब हराने गए तो उदय नारायण चौधरी को हराने में अपनी सारी शक्ति उन्होंने इस तरह से उझेल दी थी
कि नीतीश कुमार को उस वक्त इनसे मनमुटाव हो गया। और उसके बाद की कहानी आपको पता है, 2019 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में तीसरे मोर्चे का जो गठन हो रहा था, उस दौरान लगातार नरेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा था। और इस मीटिंग में आपने कहा नरेंद्र सिंह है, रेणु कुशवाहा थी, और साथ साथ आपने अरुण सिन्हा का नाम सुना था। तो ये सारे लोगों का नाम एक साथ, भागियों की लिस्ट पूरी बड़ी बनी थी, और ये तीसरा मोर्चा बनाया जाता है, लेकिन नहीं बन पाए। और अब आपने देखा होगा कि जैसे इनके पुत्र जीते हैं, राजनीतिक वापसी इनकी हुई है, और ये वापसी जो हुई है पूरी तरह उस समीकरण पर आया था जिसमें नीतीश कुमार सबसे पहले चिराग पासवान के जो वोट प्रतिशत है जिसने नुकसान पहुंचाया है उसको कंपनसेट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं तो अगर ये बात माना जाए कि नरेंद्र सिंह को तो वापस ला ही रहे हैं, राजपूतों पर तो एक निशाना साध ही रहे हैं। राजपूतों को साधने के लिए संजय सिंह को बहुत पहले से नीतीश ने दी हुई जिम्मेदारी। एक याद होगा आपको, आयोजन पिछले साल जो हुआ था, कितना बड़ा आयोजन किया था संजय सिंह ने, और उस आयोजन में ही नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लग गए थे। इसी वजह से उस कार्यक्रम से के बाद नीतीश कुमार ने संजय सिंह की कद को भी घटा दिया और थोड़ी दूरी भी उनसे बना ली। लेकिन नीतीश कुमार को एक राजपूत नेता शुरू से चाहिए था। शुरू से ये समाज, देखिए कहा जाता है कि ये भी समाज जो है वो आरजेडी की तरफ चला जाता है। तो उससे क्या होता है, घाटा होता है। बिहार के जो बड़े राजनीतिक दल हैं जिनको लगता है कि सवर्णों का जो भूमिका उनके पार्टी में ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसे में नीतीश कुमार अगर जिस तरह से भूमिहार छटक रहे हैं, अगर सवर्णों के राजपूत के जोड़ लेते हैं तो बड़ी बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज के पंचनामा के दौरान हमारे संपादक और डॉक्टर नमन मिश्रा ने एक बड़ी बात बताई है कि नीतीश कुमार ने एक मंत्र जो है उसका जाप करना शुरू कर दिया है, और उस मंत्र से नीतीश कुमार के तीर को एक गति मिल गई है। इस तीर से नीतीश कुमार लगातार पुराने समीकरण को भी कह लें तो पुराने समीकरण को साधने की तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन इस समीकरण को अगर साध लेते हैं तो बिहार में उनकी राजनीतिक जमीन जो है उस पर पकड़ और मजबूत हो जाएगी। बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।